आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 7th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन, ये सभी। तो शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है वो है हमारा ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति मतलब कि जो तेज गति होती है, किस अवस्था की ओर संकेत करती है? वो जिस अनुकरण व दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति जिस अवस्था की ओर संकेत करती है वो होती है हमारी शैशवावस्था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो एक उद्देश्य नहीं है वो है हमारा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के समान शैक्षणिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो है हमारा सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। तो हम अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा में जिन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा वो होंगे हमारे जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात परिभाषाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण जो करता है वो है हमारा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? कर्ट लेविन द्वारा, असुबेल द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। तो जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे कर्ट लेविन, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने 1917 में इस सिद्धांत को दिया था। उनके सिद्धांत के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि क्षेत्र सिद्धांत, स्थानगत सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत यानी कि टोपोलॉजी। तो अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कर्ट लेविन द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, कर्ट लेविन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है वो होता है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति समस्या। तो किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है भाषा संप्रेषण में निपुणता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा मनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं? थोर्नडाइक के, कोहलर के, स्किनर के, जीन पियाजे के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाधान की अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि ये एक प्रकार की मानसिक योग्यता है जो मनुष्य अथवा उच्च श्रेणी के पशुओं में पाई जाती है। यह वह योग्यता है जिसके कारण किसी भी समस्या का हल अथवा समाधान अचानक ही मस्तिष्क यानी कि माइंड में आ जाता है। अंतर्दृष्टि इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। 3 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर, वल्डहाइमर, कोफा द्वारा स्वतंत्र रूप से संपन्न किए गए विभिन्न प्रयोगों का संयुक्त परिणाम है ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इन्होंने वनमानुषों व चिंपैंजियों पर कई प्रयोग किए तथा यह जानने का प्रयास किया कि उच्च श्रेणी के पशुओं में सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही इन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि सूझ का सिद्धांत विकसित किया। तो ये हमारा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में जिसके द्वारा मनमानुषों पर प्रयोग उल्लेखनीय है वो हमारे कोहलर के। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोहलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप, धनात्मक प्रतिरूप। तो किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का जो होता है वो होता हमारा गुणात्मक प्रतिरूप। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणात्मक प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए।
शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की। ये सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने दिया था। कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि परंपरागत अधिगम में बच्चा कुछ समय बाद भूल जाता है, पर इस सिद्धांत यानी कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में नहीं भूलता। यानी कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो हम अनुभव करके सीखते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखना, तो वो जो अनुभव करके सीखते हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है। तो इनके अनुसार जो भी व्यक्ति या बालक सूझ के द्वारा या अपने अनुभव के आधार पर जो अनुभव के माध्यम से जो सीखता है वो होता हमारा अनुभवजन्य सिद्धांत। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है वो काफी दिनों तक स्थायी रूप से याद रहता है। तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से जो हो सकती है वो होती है हमारी, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समावेशी शिक्षा ... को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, केवल सामान्य शिक्षार्थियों, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। तो समावेशी शिक्षा जिसको शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है वो होती है हमारी सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने से संबंधित अक्षमता है डिस्लेक्सिया, डिस्पेजिया, डिस्ग्राफिया, एफेजिया। तो पढ़ने से संबंधित अक्षमता है वो है हमारी डिस्लेक्सिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जीन पियाजे, फ्रायड, जॉन ड्यूवी, मन। तो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे वो थे हमारे जॉन ड्यूवी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्ति कारक है भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, शिक्षक की जोरदार आवाज। तो कक्षा में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तित्व कारक है वो है हमारा शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं, उपरोक्त सभी। तो किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में जो व्यवहार उत्तम है वो है जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? कोलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने। तो नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की वो की है कोलबर्ग ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अध्यापक
को महत्व देना चाहिए? पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, सभी को समान रूप से। तो एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए सभी को समान रूप से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी को समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर हमारे अनुसार जिसका महत्व सर्वाधिक है वो है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है? मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है वो है चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है, मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। तो मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारे अनुसार इसका कारण जो हो सकता है वो है मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए, छात्र छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। तो छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय जो नहीं है वो है छात्र छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्र छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्य के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? मन, स्किनर, क्रो और टॉयलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम के बारे में कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम यानी कि हेरेडिटी, इसमें वनस्पति तथा जंतु विज्ञान दोनों में इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों यानी कि पेड़ पौधों और जंतु विज्ञान में जंतु के ऊपर अध्ययन होते हैं। हेरेडिटी के अंतर्गत पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन हेरेडिटी यानी कि वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे कि किसी के पिता के अंदर यह लक्षण है कि उसकी लंबाई 7 फुट होती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये देखा जाता है कि उनके बच्चों की जो हाइट होती है वो कितनी होती है और इसके ऊपर एक आंकड़े तैयार किए जाएंगे और पूरा अध्ययन किया जाएगा। तो जो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है वही है हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। तो जिसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है वो है मन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए,
मन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह आकलन जो विद्यालयों परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है, विद्यालय आधारित आकलन, निरीक्षण, अवलोकन, व्यापक आकलन। तो वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, वो कहलाता है हमारा विद्यालय आधारित आकलन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय आधारित आकलन। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।